हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर। लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने स्टार्ट किया था यूरिन फॉर्मेशन, और उस यूरिन फॉर्मेशन में हम क्या क्या पढ़ चुके थे पहले वो बता देता हूँ। मैंने बताया था यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप होते हैं: अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड लास्ट वन ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने ब्लड को नेफ्रॉन के अंदर फिल्टर करा दिया था। आज हम पढ़ेंगे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है, वैसे तो हम पढ़ रहे हैं यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। अब इस यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप मैंने आपको बताए थे। फर्स्ट था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकंड सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और लास्ट होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो हम यूरिन फॉर्मेशन का पहला स्टेप पढ़ चुके हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब हम उसके आगे बढ़ेंगे। आज का टॉपिक है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। क्या है बेटा? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब देखते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है। देखिए, समझे? हमारे पास एक नेफ्रॉन था। क्या था बच्चों? नेफ्रॉन। मैं आपको नेफ्रॉन बना के दिखाता हूं। ये इसका वॉमिन कैप्सूल था इस तरह से, और यहाँ पर ये कन्विलेटेड ट्यूब्यूल थी, इस तरह से कन्विलेटेड ट्यूब्यूल थी। एक कन्विलेटेड ट्यूब्यूल इधर की तरफ थी, ठीक है, और ये एक लंबी सी ट्यूब थी जिसका नाम था लूप ऑफ हेनले, जो इस ट्यूब को कनेक्ट कर रही थी, इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर रही थी, मतलब इस वाली कन्विलेटेड को इस वाली कन्विलेटेड को। तो कुछ इस तरह से था। ये सब आपको पढ़ाया था मैंने, दोबारा से पूरा रिकॉल करा दूंगा। और ये जो ट्यूब है इसका नाम है लूप ऑफ हेनले, जो कि यू शेप है। इसके 2 पार्ट थे, एक थिन पार्ट और एक थिक पार्ट, एक डिसेंडिंग लिम्ब, एक असेंडिंग लिम्ब। इस तरह से हमने बनाया था। ये देखिए, ये मैंने आपको बना के दिखाया था। उसके बाद ये ओपन हो रही थी एक डक्ट में जिसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट। याद आ गया होगा, आई होप। यहां से रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं हम आज सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये है नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन का वॉमिन कैप्सूल है। ये नेफ्रॉन का पीसीटी है, मतलब प्रॉक्सिमल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल। ये है डीसीटी, मीन डिस्टल कन्विलेटेड ट्यूब्यूल, एंड दिस वन लूप ऑफ हेनले। जब नीचे जाएंगे तो डिसेंडिंग, और जब ऊपर जाएंगे तो असेंडिंग। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, एंड दिस वन इज कलेक्टिंग डक्ट। हमने क्या किया था, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जो ब्लड आया था उसको हमने यहाँ पर फिल्टर कर दिया था। किडनी को जो ब्लड मिलता है उस ब्लड को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में यहाँ पर नेफ्रॉन के वॉमिन कैप्सूल में फिल्टर कर दिया था। क्यों करा था? हम चाहते थे जितना भी हार्मफुल एसकीटी प्रोडक्ट है, जितना भी बेकार की चीज़ें हैं, वो बेकार की चीज़ें कहाँ चली जाए? नेफ्रॉन में। और जो कुछ भी नेफ्रॉन में होगा उससे बनेगी यूरिन, और उस यूरिन को बॉडी से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। वो प्रॉब्लम क्या है वो समझिए। जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ तो मैं चाहता था सिर्फ बेकार की चीज़ें नेफ्रॉन में जाएं, लेकिन बाय मिस्टेक बेकार की चीज़ों के साथ साथ कुछ ज़रूरी चीज़ें भी इसमें चली गई। अब वो कौन सी ज़रूरी है कौन सी बेकार है वो दिखाता हूँ। देखिए, जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है तो 2 तरह के कंपाउंड फिल्टर हो जाते हैं। एक हो जाता है अननेसेसरी, और एक नेसेसरी प्रोडक्ट। नेसेसरी और अननेसेसरी दोनों टाइप के प्रोडक्ट इसमें चले जाते हैं। भाई देखो, एक है अमोनिया, आप नाम सुना होगा अमोनिया। एक होता है यूरिया, एक होता है यूरिक एसिड, एक होता है हिप्यूरिक एसिड, और एक मैं आपको बताऊंगा हिप्यूरिक एसिड के बाद क्रिएटिनिन या क्रिएटिनाइन बोलते हैं। तो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, हिप्यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन, ये एसकेटी प्रोडक्ट हैं, अननेसेसरी हैं, बेकार की चीज़ें हैं। इनको हम अपनी बॉडी में होल्ड करके नहीं रख सकते, इनको हमें बॉडी से बाहर निकालना ही होगा।
ठीक है, तो इनके रिमूवल के लिए ही तो हम यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस पढ़ रहे हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों कराया था? जिससे ये सारी बेकार की चीज़ें इस नेफ्रॉन में चली जाएं और जब यूरिन बने तो ये बेकार की चीज़ें यूरिन के साथ बॉडी से बाहर चली जाएं। लेकिन डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम ये आ गई कि इसके साथ साथ कुछ अननेसेसरी चीज़ें भी इस नेफ्रॉन में आ गई हैं। ठीक है, अब वो अननेसेसरी के साथ साथ कुछ नेसेसरी चीज़ें भी अंदर आ गई हैं। अब देखो नेसेसरी चीज़ों का नाम, आपने नाम सुना होगा ग्लूकोज। ब्लड में ग्लूकोज था, ब्लड में फ्रक्टोज था, ब्लड में फैटी एसिड थे, ब्लड में फैटी एसिड थे, ब्लड में ग्लिसरॉल था, ब्लड में सॉल्ट थे लाइक NaCl, लाइक वाटर था ब्लड में अमीनो एसिड थे। ये सारी चीज़ें ब्लड में थी, ये सारी चीज़ें इस नेफ्रॉन के अंदर फिल्टर हो गए। अब जो नेफ्रॉन है, जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ तो जब ब्लड फिल्टर हुआ, तो इस नेफ्रॉन में क्या क्या आ गया? ये सब चीज़ें भी आ गई और ये सारी चीज़ें भी नेफ्रॉन के अंदर आ गई। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इस नेफ्रॉन में सिर्फ वही चीज़ें रहें जिन्हें हम बॉडी से बाहर निकालना चाहते हैं, मतलब अननेसेसरी। इस नेफ्रॉन में ये चीज़ें ना रहें। क्यों ना रहें? क्योंकि अगर ये चीज़ें इसमें रहेंगी तो ये भी बॉडी से बाहर चली जाएंगी यूरिन के साथ, और अगर ये चीज़ें बाहर चली गई बॉडी से बाहर तो हमारे अंदर इन सारी ज़रूरी चीज़ों की कमी हो जाएगी। भाई ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, वाटर की कमी हो जाएगी, सॉल्ट की कमी हो जाएगी। बात समझ आ रही है? फिर से समझो, नेसेसरी चीज़ें हम चाहते थे सिर्फ इसमें अननेसेसरी चीज़ें आएँ ये वाली। क्यों? क्योंकि जो कुछ इसमें होगा वो यूरिन के साथ बाहर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन हो क्या गया? इसके साथ साथ ये वाली ज़रूरी चीज़ें भी इसके अंदर आ गई हैं। अगर ये ज़रूरी चीज़ें इसके अंदर रहीं तो ये यूरिन के साथ बाहर चली जाएंगी, और ये बाहर चली गई तो इन चीज़ों की डेफिशिएंसी हो जाएगी हमारी बॉडी में। तो हमें क्या करना होगा? हमें इन चीज़ों को रीएब्जॉर्ब करना पड़ेगा, हमें इन चीज़ों को यहाँ से वापस निकालना पड़ेगा। अगर इन चीज़ों को यहाँ से हमने वापस नहीं निकाला तो ये तो यूरिन के साथ बाहर चली जाएंगी। तो हम क्या करें? जितनी भी चीज़ें इस नेफ्रॉन के अंदर आई हैं उनमें से हम सिलेक्ट करें कि कौन सी चीज़ें हमारे काम की हैं, कौन सी बेकार हैं। हम सिलेक्ट करें काम की चीज़ों को और उनको यहाँ से दोबारा से एब्जॉर्ब करा लें। ठीक है, सिलेक्ट करो और रीएब्जॉर्ब कराओ, सिलेक्ट करो और रीएब्जॉर्ब कराओ काम की चीज़ों का। तो अननेसेसरी चीज़ों को नेफ्रॉन से सिलेक्टेड फॉर्म में रीएब्जॉर्ब कराना सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन है। फिर से सुनो, नेसेसरी चीज़ों को नेफ्रॉन से सिलेक्ट करके रीएब्जॉर्ब कराना सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन है। तो समझ में आ गया? आप बताओगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में दोनों तरह की चीज़ें फिल्टर हो गई थी, ये चीज़ें ज़रूरी हैं, इनको हम सिलेक्टेड फॉर्म में रीएब्जॉर्ब कराएंगे, उस प्रोसेस को बोलेंगे सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। क्लियर? अब देखो, क्वेश्चन आता है मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? तो आप बताओगे मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होगा फ्रॉम पीसीटी। मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? टेक्स प्लेस एट पीसीटी। पीसीटी बोले तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्यों ऐसे पूछते हैं? तो आप बताओगे इस पार्ट में बहुत सारे माइक्रोब्लाई होते हैं और वो माइक्रोब्लाई सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं जिससे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सकता है। ठीक है, तो आपको मैं लिख देता हूँ एट पीसीटी सेवरल microvilli present, ठीक है, microvilli present that increases surface area। क्यों इंक्रीज कर रहा है सरफेस एरिया? टू इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, to increase the rate of absorption, to increase the rate of absorption। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए हमें माइक्रोबिलाई की ज़रूरत है। तो पीसीटी पर बहुत सारे माइक्रोबिलाई हैं और इन माइक्रोबिलाई की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है और सरफेस एरिया बढ़ने से एब्जॉर्प्शन का रेट भी बढ़ जाता है।
अब यहीं पर एक बात आप और सीख लो, अगर कहीं पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं तो वो जो एपिथीलियम होती है, वो जो लेयर होती है, उस लेयर को बोलते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम। क्या बोलते हैं? ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम। अगर हम पीसीटी की एपिथीलियम देखें तो देखो कैसी दिखाई देगी। अगर आप पीसीटी की एपिथीलियम देखोगे तो कुछ ऐसी दिखाई देगी। यहाँ पे क्यूब लाइक सेल्स होंगी इस तरह की, और इन क्यूब लाइक सेल पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? माइक्रोविलाई। तो ऐसा लगेगा टूथब्रश बन गया है। क्या बन गया है? टूथब्रश बन गया है। तो आप बताओगे एट पीसीटी ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथीलियम फाउंड। ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथीलियम फाउंड। तो देखो ब्रश बॉर्डर लिख दिया। ब्रश बॉर्डर क्यों? क्योंकि माइक्रोविलाई है। क्यूबाइडल एपिथीलियम क्यों? क्योंकि क्यूब लाइक सेल की बनी। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी मैंने आपको, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? पीसीटी पर। और ये क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे माइक्रोविलाई हैं। वो क्या करेंगे? सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, उससे क्या होगा? रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। ठीक है। फिर आपसे पूछेंगे कि भाई इस लेयर को हम क्या बोलेंगे? ये आपसे पूछें पीसीटी लाइंड विद। क्या पूछेंगे? पीसीटी लाइंड विद, मतलब पीसीटी की इनर लेयर किसकी बनी? ये क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। पीसीटी लाइंड विद, तो आप बताओगे पीसीटी लाइंड विद ब्रश बॉर्डर क्यूबाइडल एपिथीलियम। ब्रश बॉर्डर क्यों? दे हैव माइक्रोविलाई। एंड क्यूबाइडल क्यों? क्योंकि ये सेल्स क्यूब लाइक होती है। ठीक है, ये समझ आ गया। तो जितनी भी चीज़ें बताई हैं सारी की सारी 100% यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएंगी एक्सेप्ट सॉल्ट एंड वाटर। मैं लिख देता हूँ, इसे लिख देता हूँ। अगर आपसे पूछें ग्लूकोज पीसीटी से कितना एब्जॉर्ब होगा, आप बताओगे 100%। आपसे पूछें फ्रक्टोज यहाँ से कितना एब्जॉर्ब होगा, तो आप बताओगे 100%। अमीनो एसिड यहाँ से कितना एब्जॉर्ब होगा, कितना होगा? मैं सारे नहीं लिख रहा, कुछ लिख देता हूँ। फ्रक्टोज, ग्लूकोज, अमीनो एसिड। उसके बाद आपसे पूछे वाटर, आपसे पूछेंगे सॉल्ट लाइक NaCl। तो ये जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं सारी की सारी चीज़ें 100% एब्जॉर्ब हो जाएंगी फ्रॉम द पीसीटी। बट वाटर एंड सॉल्ट 100% एब्जॉर्ब नहीं होता है, ये केवल 70% एब्जॉर्ब होता है। ठीक, तो अब यहाँ पर सोचने का मुद्दा आ गया। पीसीटी पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है, जितनी भी नेसेसरी चीज़ें सारी एब्जॉर्ब हो जाएंगी 100% एक्सेप्ट वाटर एंड सॉल्ट। जो वाटर एंड सॉल्ट ही केवल 70% एब्जॉर्ब होगा, बाकी का 30% एब्जॉर्ब कहाँ होगा? अब देखो यहाँ पे दो बातें हैं। कुछ अलग साइट्स में बताऊंगा जहाँ से वाटर और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि क्या सारा का सारा वाटर सॉल्ट एब्जॉर्ब होगा? नहीं, ये अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होता है। ब्लड में जितने वाटर जितने सॉल्ट की रिक्वायरमेंट होगी सिर्फ उतना ही एब्जॉर्ब होगा। ये भी बात समझ लो, यहाँ से जो चीज़ निकाली जाएगी, नेफ्रॉन से जो चीज़ हम निकाल रहे हैं, कहाँ जाएगी? ये सारी ब्लड में जाएगी। भाई ब्लड से ही तो इसमें आ गई थी, अब वापस ब्लड को दे दी जाएगी। ठीक है, तो अब देखो जो नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन का ये जो DLH है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेल्ने, इसका थिक पार्ट तो इम्परमेबल होता है और इसका जो थिन पार्ट है ये परमेबल होता है फॉर वाटर। इसका जो थिन पार्ट है वो वाटर के लिए परमेबल है, मतलब यहाँ से सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब हो सकता है, सॉल्ट एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। इसके थिक पार्ट से तो कोई चीज़ एब्जॉर्ब नहीं होगी, इसके थिन पार्ट से वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर इसकी बात कर लो, यहाँ से इस वाले पार्ट से सिर्फ सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होगा, सिर्फ सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होगा, चाहे वो थिन पार्ट हो और चाहे वो थिक पार्ट हो। मतलब इसके थिन और थिक दोनों पार्ट से सिर्फ सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। और इसके केवल थिन पार्ट से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, थिक पार्ट से किसी भी चीज़ का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। अब आपसे पूछेंगे इसका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेल्ने किसके लिए परमेबल है, आप बताओगे वाटर के लिए। इसका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेल्ने किसके लिए परमेबल है, क्या बताओगे? वाटर के लिए। क्या थिक पार्ट है या थिन पार्ट है, तो आप बताओगे थिक तो इम्परमेबल है, इससे कुछ नहीं एब्जॉर्ब होता है, केवल थिन पार्ट से एब्जॉर्प्शन होता है। इसका बताओ, इसका थिन और थिक सिर्फ सॉल्ट के लिए परमेबल होता है और किसी चीज़ के लिए नहीं। ठीक, आगे देखें, ये जो पार्ट है इसका नाम है DCT,
ये सॉल्ट और वाटर दोनों के लिए परमिएबल है, यहाँ से दोनों चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाती हैं। फिर कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ से सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब होगा और कुछ एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो फिर से देख लो, इसके थिन पार्ट से वाटर एब्जॉर्ब होगा, थिक से कोई चीज़ एब्जॉर्ब नहीं होगी। इसके थिन और थिक दोनों पार्ट से सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर का नहीं होगा। इस DCT से वाटर सॉल्ट दोनों का एब्जॉर्प्शन होगा, कलेक्टिंग डक्ट से सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। अब जो DCT वाला पार्ट है, यहाँ से जो एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है, वो कंडीशनल है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट है, जैसी ज़रूरत वैसा काम। ठीक है, अगर ब्लड में वाटर की कमी हो गई तो वाटर को ज़्यादा निकाल लिया जाएगा, कमी नहीं है तो नहीं निकालेंगे। अगर ब्लड में सॉल्ट की कमी हो गई तो यहाँ से सॉल्ट ज़्यादा से ज़्यादा निकाल लेंगे, नहीं है तो नहीं निकालेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, DCT दोनों के लिए परमिबल है, लेकिन यहाँ पर कंडीशनल एब्जॉर्प्शन होता है। अब एक मैं एग्जांपल देखिए बताता हूँ। पहले तो एक चीज़ समझ लो, यहाँ से वाटर और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन दोनों का होता है, तो मैं लिख देता हूँ DCT इज परमिएबल फॉर बोथ सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, इन सॉल्ट और वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो कंडीशनल होता है और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन होता है, हार्मोन की हेल्प से होता है। ठीक है, दिस एब्जॉर्प्शन इज कंडीशनल। कंडीशनल का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ब्लड में जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना ही एब्जॉर्ब होगा। ठीक, इसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं, कंडीशनल एब्जॉर्प्शन हो गया। फिर आपसे पूछा जाएगा ये जो कंडीशनल एब्जॉर्प्शन है कौन से हार्मोन की हेल्प से हो रहा है, तो आप बताओगे एब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl किसकी हेल्प से होगा? बाय एल्डोस्टेरोन हार्मोन, बाय एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ये एक हार्मोन है जो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड, उससे रिलीज होता है, वो सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन कराएगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ये किससे होगा? बाय ADH। ADH मैंने आपको पढ़ाया था, ADH की फुल फॉर्म होती है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, ADH क्या होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। ठीक, इसका एक और भी नाम है, ADH का एक और भी नाम है, उसे हम बोलते हैं वैसोप्रेसिन। क्या बोलते हैं? वैसोप्रेसिन। तो वैसोप्रेसिन ADH का दूसरा नाम है और ये वाटर का एब्जॉर्प्शन कराता है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन है, नीट एग्जाम के लिए क्वेश्चन है, एल्डोस्टेरोन हेल्प्स इन, तो आप बताओगे ये सॉल्ट के एब्जॉर्प्शन और वाटर के एब्जॉर्प्शन दोनों में काम करता है। अगर आपसे पूछे सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन कौन कराएगा, तो एल्डोस्टेरोन। दूसरा एल्डोस्टेरोन क्या कराएगा ये पूछेंगे तो आप बताओगे सॉल्ट एंड वाटर दोनों का एब्जॉर्प्शन कराएगा। ऐसा क्यों है ये भी समझ लो। जब कभी सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है तो उसके साथ साथ 3 टाइम्स मोर वाटर का भी एब्जॉर्प्शन कराना पड़ता है। ठीक है, जब आप सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन कराओगे तो उसी के साथ साथ 3 गुना ज़्यादा वाटर का भी एब्जॉर्प्शन अल्टीमेटली हो जाता है। ठीक है, और ये जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है ये बहुत रिक्वायर्ड है सॉल्ट को डिजोल्व करने। आप देखो नमक के पराठे खा लो, नमक की कोई चीज़ खा लो, को प्यास बहुत लगती है। रीज़न क्या है? ब्लड में सॉल्ट मिल गया। अब ब्लड क्या रिक्वायर कर रहा है? ब्लड रिक्वायर कर रहा है मोर वाटर टू डिजोल्व दैट सॉल्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आपसे पूछा एल्डोस्टेरोन किसका एब्जॉर्प्शन कराएगा, तो आप बताओगे सॉल्ट एंड वाटर दोनों का। और अगर आपसे पूछे सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन कौन कराएगा, तो एल्डोस्टेरोन, पहली चीज। दूसरा ADH किसका एब्जॉर्प्शन कराएगा, तो वाटर का। ADH का दूसरा नाम पूछेंगे वैसोप्रेसिन। ये समझ में आ गया। अब मैं कंडीशन की बात करता हूँ। अगर गर्मियों का समय है, भाई गर्मियों का समय है, पसीना निकल रहा है बॉडी से बहुत ज़्यादा, जब वाटर का लॉस होता जाएगा पसीने की फॉर्म में, स्वेट की फॉर्म में, तो ब्लड में पानी की कमी हो जाएगी। तो ब्लड कहेगा नेफ्रॉन भाई मेरे अंदर पानी की कमी हो गई है, तुम मुझे अपना वाटर दे दो।
फिर से ध्यान से सुनो, जब गर्मियों का टाइम होता है तो पसीना निकलता है तो वाटर का लॉस हो जाता है। तो वाटर की कमी को पूरा करने के लिए ब्लड किससे कहेगा, ब्लड कहेगा नेफ्रॉन भाई तुम एक काम करो, नेफ्रॉन भाई तुम अपना ब्लड अपना वाटर मुझे दे दो। ब्लड कहता है नेफ्रॉन भाई तुम अपना वाटर मुझे दे दो क्योंकि मेरे पास वाटर की कमी हो गई है। तो नेफ्रॉन बोला मैं क्यों दूँ, तो ब्लड बोला भाई तुम्हारे पास जो वाटर है वो तो तुम यूरिन की फॉर्म में निकाल दोगे, इससे अच्छा वो वाटर मुझे दे दो, मेरी कंसंट्रेशन मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, तो नेफ्रॉन कहता है लो ब्लड तुम वाटर ले लो। तो नेफ्रॉन से वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है ज़्यादा। कब, समर्स में, गर्मियों में यहाँ से वाटर का एब्जॉर्प्शन ब्लड में ज़्यादा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से यूरिन कम बनती है और कंसंट्रेटेड होती है, गाढ़ी गाढ़ी होती है। ठीक है, ऐसा हो किसकी वजह से पता है, एडीएच की वजह से। तो आप बताओगे जब समर सीजन चल रहा होता है तो उस समय पर एडीएच का अमाउंट ज़्यादा रिलीज होता है। जब समर का सीजन होता है तो एडीएच का अमाउंट ज़्यादा रिलीज होता है। जब ये ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा वाटर का, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ये भी ज़्यादा होगा। और जब यहाँ से ज़्यादा वाटर निकाल लोगे तो यहाँ वाटर कम रह जाएगा। जब यहाँ वाटर कम रह जाएगा तो यूरिन भी कम बनेगी, यूरिन भी कम बनेगी। और जो यूरिन बनी होगी वो कंसंट्रेटेड होगी। यूरिन कैसी होगी, कंसंट्रेटेड। समझ में आ गया। दूसरा केस देखो, सर्दियों में क्या होता है, पानी पियो या ना पियो यूरिन ज़्यादा आती रहती है। ठीक है ना, तो नेफ्रॉन कहता है सर्दियों में, नेफ्रॉन सर्दियों में कहता है ब्लड तुम्हें वाटर चाहिए, ब्लड कहता है नहीं चाहिए। तो बोला ठीक है, तो क्या होगा, वाटर यहाँ ज़्यादा रहेगा, यूरिन ज़्यादा आएगी बार बार। ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन नहीं होता है ना वाटर का ज़्यादा सर्दियों में, क्योंकि स्वेट निकल ही नहीं रहा है। जब पसीना निकल नहीं रहा है तो वाटर का लॉस नहीं हो रहा है, तो ब्लड में वाटर का लेवल मेंटेन रहता है। तो ब्लड और वाटर यहाँ से एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो विंटर में क्या होता है, एडीएच हार्मोन कम आता है, एडीएच हार्मोन डीसीटी पे कम काम करेगा। जब ये डीसीटी पर कम काम करेगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन भी कम कराएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी कम हो जाएगा। लो भाई, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी कम हो गया। जब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कम हो जाएगा तो वाटर यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, या ज़्यादा रहेगा तो यूरिन में यूरिन ज़्यादा बनेगी। और यूरिन अगर ज़्यादा बनेगी तो वो उसमें पानी ज़्यादा है तो यूरिन कैसी हो जाएगी, डाइल्यूटेड। तो यूरिन कैसी हो जाएगी, डाइल्यूटेड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अब बस एक पार्ट बचा है जिसे हम बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है कि जो चीज़ें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के टाइम पर वॉमन कैप्सूल में फिल्टर नहीं हो पाई थी, ऐसा कोई वेस्ट मटेरियल जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के टाइम पर फिल्टर नहीं हो पाया, उसको नेफ्रॉन में दोबारा से डालना है। भाई हम क्या चाहते हैं, बेकार की चीज़ नेफ्रॉन में डाल दो और नेफ्रॉन में जो चीज़ें होंगी उनसे यूरिन बना के बॉडी से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि जो चीज़ें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के टाइम में नेफ्रॉन के अंदर नहीं जा पाई थी उनको पीसीटी और डीसीटी वाले पार्ट से नेफ्रॉन में गिरा दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, जिससे ज़्यादा वेस्ट यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाए। तो आप क्या बताओगे, नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट से, क्या बताओगे, नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट से जो वेस्ट मटेरियल नेफ्रॉन में एंटर कराया जाता है या सिक्रीट कराया जाता है उसे हम ट्यूबुलर सिक्रीशन बोलते हैं। फिर से सुनो, नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट से जो वेस्ट मटेरियल नेफ्रॉन में सिक्रीट कराया जाता है उसे हम ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं। ये बात समझ में आ गई, आगे बढ़ें। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए अब ट्यूबुलर सिक्रीशन में जो पीसीटी और डीसीटी है ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। ये आयनिक बैलेंस और पीएच बैलेंस भी करते हैं। क्या करते हैं, आयनिक बैलेंस और पीएच बैलेंस। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, देखिएगा यहीं से डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। इसी डायग्राम में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप जब ट्यूबुलर सिक्रीशन एक्सप्लेन करोगे तो ये डायग्राम अगेन बनाना आप, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ट्यूबुलर सिक्रीशन की। अब देखिए ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या दिखेगा, ठीक है। क्या देखेंगे,
इसमें आपको बस देखना है कि पीसीटी वाले पार्ट से अमोनिया एंड एचाइन और डीसीटी वाले पार्ट से एचाइन एंड पोटेशियम आयन सिक्रीट कर दिया जाता है इनटू द नेफ्रॉन। आप क्या बताओगे? नेफ्रॉन के पीसीटी और डीसीटी वाले पार्ट से वेस्ट मटेरियल को इसमें सिक्रीट करना कहलाता है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, देखिए क्या होगा। ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या है? आप क्या बताओगे? सिक्रीशन ऑफ excretory product into the tubular या into the nephron लिख दो, into the nephron at PCT and DCT, at PCT and DCT called tubular secretion, TUBULAR, tubular secretion। इसको हम क्या बोलेंगे? ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक, और ये क्या करता है? इट मेंटेन्स pH एंड आयनिक बैलेंस, आयनिक बैलेंस, ये काम है इसका ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो यहाँ पर हमारा यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।